हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से हम बिल्कुल शुरू से आपकी तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे भौतिकी के पहले पार्ट और पहले पार्ट में 54 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। और क्रैश कोर्स का क्लास डेली रात 8 बजे चलता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है आपको बताना है। तो मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ध्रुव होता है एन ध्रुव और एक होता है एस ध्रुव, यानी एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक क्या होता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वो रेटिना पर बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और रेटिना को ही क्या बोला जाता है, दृष्टि पटल बोला जाता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे उल्टा, छोटा और वास्तविक, बी ऑप्शन है यहाँ पे उल्टा, बड़ा और काल्पनिक, सी ऑप्शन है उल्टा, छोटा और वास्तविक, डी ऑप्शन है यहाँ पे सीधा, बड़ा और काल्पनिक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वो उल्टा बनता है, छोटा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग 54 के 54 प्रश्न देखिए, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़िएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? ए ऑप्शन है विकर्षण, बी ऑप्शन है आकर्षण, सी ऑप्शन है न आकर्षण न विकर्षण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव का मतलब होता है एक जैसे ध्रुव, यानी एन ध्रुव और एन ध्रुव को पास लाया जाए तो इसमें क्या होगा, इसी को सजातीय ध्रुव बोला जाता है, यानी एक जैसे ध्रुवों को सजातीय ध्रुव बोला जाता है। तो जब हम चुंबक के एन ध्रुव और एन ध्रुव को आपस में लाएंगे तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे विकर्षण होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कभी नहीं एक दूसरे में सटेगा। तो यहाँ पे देखिए चुंबक के सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होता है, तो विकर्षण होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे आकर्षण, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है यहाँ पे विकर्षण, बी ऑप्शन है आकर्षण, सी ऑप्शन है न आकर्षण न विकर्षण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है चुंबक के विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुव, यानी एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव को आपस में पास में लाया जाए तो हमेशा क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबक के विजातीय ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें हमेशा आकर्षण होते हैं, यानी वो एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? ए ऑप्शन है रेटिना,
बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कॉर्निया। तो यहाँ पे बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो जो कॉर्निया वाला भाग होता है वही क्या कर दिया जाता है, दान में दिया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो चुंबक के तरफ आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। तो इसमें से पहचानने के लिए आपको आता है ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न कि कौन चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें से भी आप पहचानिए। प्रश्न है कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो आपको इसमें से पहचान के बताना है कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे देखिए कागज है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वो अचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक क्या है, ये भी अचुंबकीय पदार्थ है। पीतल भी क्या है, यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ है। जो लोहा है वो क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये लोहा की तरफ आकर्षित होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, पुतली को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पे बताना है आपको कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कॉर्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पुतली होता है उसको नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस, जिसे हम लोग परितारिका भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पुतली को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण दिशा में, बी ऑप्शन है पूरब और पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है उत्तर और पूरब दिशा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम दिशा में। एक जरूरी बात है यहाँ पे कि जिन बच्चों को सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पढ़ना है वो क्लास कल से अब डेली 12 बजे चलेगा, कल से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों को यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है तो वो कल 12 बजे यहाँ पे लाइव आके जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है, तो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ में रुकता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है वो उत्तर की तरफ में रुकता है, और जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है वो हमेशा दक्षिण की तरफ में रुकता है। तो यहाँ पे जो छड़ चुंबक होता है अगर उसको लटकाया जाएगा तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको याद भी होगा कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपको बताना है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो अगर स्पष्ट देखने की अगर दूर बिंदु की बात करें कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु यानी हम कहां तक देख सकते हैं, तो हम यहां से देख सकते हैं, चंद्रमा को भी देख सकते हैं, सन को भी देख सकते हैं। सन कहां पे, जो हमारा सूर्य है वो अनंत में है। जो हम स्टार देखते हैं यानी तारा देखते हैं वो भी कहां है, अनंत में है। उसकी दूरी बहुत ही दूरी है, बहुत दूर है, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो अगर दूर बिंदु पूछे तो वो क्या होगा, यहाँ पे अनंत होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, डी ऑप्शन है ओम। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14
14 नंबर प्रश्न है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है यहाँ पे जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे देखिए जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर यहाँ पे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है, अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो उसे कौन सा दोष हुआ है? तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र लेंस में कौन सी दृष्टि दोष हुआ है? तो जब यहाँ पे बता चुके हैं आपको कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे दिष्ट धारा यानी डीसी करंट बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न है, जब एक वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई दे या दिखाई पड़े तो नेत्र में वो कौन सा दोष हो जाता है? ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है यहाँ पे जरा दृष्टि दोष। तो जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई देने लगे तो कौन सा दोष हो जाता है? तो वो अबिंदुकता हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है 18 नंबर की, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस। तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है उसको दूर करना है तो हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो हमेशा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ देखिए 19 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। ये भी 19 नंबर की दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस का। तो अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को अबिंदुकता दृष्टि दोष हो जाए यानी एक ही वस्तु कई जगहों पे दिखाई देने लगे तो उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो वो क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप। अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से बोलते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी एसी करंट कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी 23 नंबर की, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोतियाबिंद। तो यहाँ पे देखिए जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहा जाता है, तो उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है पहले जैसा समान, सी ऑप्शन है अत्यधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ पे परिपथ में अति भारण का समय होता है तो उस समय धारा का जो मान होता है परिपथ में वो कितना होता है, तो वो अत्यधिक बढ़ जाता है परिपथ में धारा का मान। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है बैगनी। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो जो यहाँ पे लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, फ्यूज का तार किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है। जो फ्यूज का तार होता है वो पदार्थ किस तरह के पदार्थ का बना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जिसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक हो, बी ऑप्शन है जिसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों अधिक हो, सी ऑप्शन है गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्यूज तार होता है वो किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन एक ही तरह का है, यहाँ पे जिसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही ये भी ऑप्शन है जिसका गलनांक कम प्रतिरोध अधिक, तो यहाँ पे एक ही बात हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है बैगनी। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी जो रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो बिजली की घंटी होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिजली की घंटी होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो जो बिजली की घंटी होती है वो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैगनी। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज उष्मीय यहाँ पे प्रभाव पे कार्य करता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का,
बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैंगनी रंग का। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे कम विचलन यहाँ पे लाल रंग का होता है। लाल रंग का कम विचलन क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे लाल, बी ऑप्शन है यहाँ पे बैंगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीला। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैंगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो जो बैंगनी रंग होता है वो दिखाई देता है सबसे अंदर, और सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल। तो यहाँ पे अंदर पूछा है तो अंदर सबसे कौन सा रंग दिखाई देता है? तो बैंगनी दिखाई देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। तो ये परिकिरण के कारण दिखाई देता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? जो डायनेमो होता है उससे कैसी धारा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से हमेशा दिष्ट धारा यानी डीसी करंट हमें मिलता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डायनेमो होता है उससे दिष्ट धारा प्रवाहित मिलता है हमको, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जो एक प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है यहाँ पे 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो वो 5 सतहों से घिरा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम 54 प्रश्न आपको यहाँ पे करा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें विद्युत चुंबक बनाना है तो हम किस प्रकार के पदार्थ का यहाँ पे प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन यहाँ पे इस्पात का, बी ऑप्शन है पीतल का, सी ऑप्शन है नर्म लोहा का, डी ऑप्शन है सोना का। तो अगर विद्युत चुंबक बनाना है तो किस प्रकार की मतलब किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग नरम लोहा का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है क्यों? ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, क्यों लाल दिखाई देता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है मैक्सवेल, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो चुंबकीय प्रेरण है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, इसका खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न है आप देखिए 41 नंबर प्रश्न है, मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। जो मृग मरीचिका होता है वो किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण से। और जो मृग मरीचिका होता है वो हमेशा रेगिस्तान में बनता है। ये आंखों का भ्रम होता है, देखने पे लगेगा कि वहां पे जल है, लेकिन वहां पे जब आप जाइएगा तो वहां पे जल दिखाई नहीं देगा, ये एक भ्रम होता है। तो ये जो मृग मरीचिका होता है वो किसके कारण से बनता है, तो यहाँ पे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मोटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है जनित्र, डी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोला जाता है, तो इसे जनित्र बोला जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 44 नंबर प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पे, बी ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। जो व्यक्ति अगर चंद्रमा पे खड़ा हो उसके बाद वो आकाश की तरफ देखेगा तो आकाश उसको कैसा दिखाई देगा। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है यहाँ पे पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति या अंतरिक्ष में खड़े व्यक्ति अगर आकाश देखेगा तो वो कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो सूक्ष्मदर्शी में हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है नीले रंग का, बी ऑप्शन है पीला रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है यहाँ पे काला रंग का। तो वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो जो यहाँ पे नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन यहाँ पे सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, यानी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है कम धारा के प्रवाह से। तो आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है, तो हमेशा शॉर्ट सर्किट से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस रूप
में बदलता है? ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को लेता है और उसके बदले में क्या देता है हमको? तो यांत्रिक ऊर्जा देता है। यानी ये विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर देखिए, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? जो मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती किससे बना होता है? तो रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो रासायनिक पदार्थ क्या होता है? जलकर क्या हमें उत्पन्न करता है? तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये क्या करता है? बदलता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा और डी ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? जो सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा में। तो जो सौर सेल होता है वो प्रकाश को लेता है और उसके बदले में क्या देता है? तो हमको विद्युत ऊर्जा देता है। यानी वो प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, स्विच किस तार में लगाया जाता है? जो स्विच होता है वो किस तार में लगाया जाता है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है गर्म तार में, बी ऑप्शन है ठंडा तार में, सी ऑप्शन है अर्थ तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्विच होता है वो हमेशा किस तार में लगाया जाता है? आपको बताना है। तो हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस ध्रुव से निकलती हैं? ए ऑप्शन यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, सी ऑप्शन है किसी भी ध्रुव से निकल सकती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस ध्रुव से निकलती हैं? तो वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। और किस ध्रुव में प्रवेश करती हैं? तो दक्षिणी ध्रुव में वो क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो किस ध्रुव से निकलती हैं? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था हमारा अंतिम प्रश्न और ये जो 54 प्रश्न करवाए हैं वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इन 54 प्रश्न को आप क्या कीजिए, नोटबुक पे लिखिए और उसे लिख के याद कर लीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ऐसा करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है? कॉमेंट बॉक्स में देना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1970 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1975 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1974 ईस्वी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। ए बी सी ऐसे आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, पूरा लिख के आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अपने भाई बहन जो भी 10वीं की तैयारी करते हैं, अपने दोस्त हो गए जैसे, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा? बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे डेली सुबह 5 बजे प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। यानी वहां पे 48 प्रश्न, जैसे यहाँ पे विज्ञान हो गया तो विज्ञान के यहाँ पे जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके 48 प्रश्न यहाँ पे करवाए जाते हैं। और एक प्रैक्टिस सेट जैसे एग्जाम का पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको सुबह में करवाया जाता है, लेकिन वो 5 बजे सुबह में होता है। तो अगर प्रैक्टिस सेट आपको देखना है, तो अगर अपनी तैयारी को जांचना है कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है, तो आप 5 बजे सुबह में आके लाइव क्लास देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय एंड गुड नाइट।